अनाम के दिखा आज 3 बजे अनाम के सर ठीक है आ जाना ठीक है भेजो ना श्याम जी को भैया अरे कैमरा पे ना रही मैं नाम लिखना है अनामिका जी नारियल हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बीच में श्री श्याम राजू जी पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व में दिल्ली प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय कार्य मंत्री दिल्ली से अनामिका जी महापौर और हमारे पूर्वी दिल्ली से छैल बिहारी जी स्थायी समिति के अध्यक्ष और नॉमिनेशन पे आप सफाई किए हैं हमारे बीच में योगेश वर्मा जी आप दिल्ली नगर हैं हमारे बीच में अजय महावर जी गोंडा विधानसभा के विधायक पूर्व में जिला अध्यक्ष उत्तर पूर्वी जिला हमारे बीच में आदरणीय मोहन गोयल जी नाम है पुस्तक दुनिया में महाभारत रामायण की पुस्तक बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ इतिहास के नाम से दिल्ली में लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है उसी समय इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1912 के बाद 1916 ईस्वी में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ उस टाइम से इस बिल्डिंग में लाइब्रेरी चल रही है 107 वर्ष के बाद दोबारा रेनोवेशन का काम आज 2021 में इसका समापन हुआ और आज के दिन हमें कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इस लाइब्रेरी को हैंड ओवर किया गया है इसके बाद हम बुक्स का सारा काम शुरू करेंगे कि 23 वर्ष के बाद 1970 में इस लाइब्रेरी का नाम लाला हरदयाल मुस्कर लाइब्रेरी के नाम से रखा गया 300 पांडुलिपि हैं हस्तलेखिका बुक्स हैं अकबर के 9 रत्न में से एक रत्न जो यहाँ एक बुक्स उर्दू में है लेकिन उसको फारसी में अनुवाद किया गया है और उस बुक्स में सोने का चित्र बना हुआ है महाभारत लिखा हुआ है उसमें हमारे यहाँ 1634 की सबसे पुरानी किताब है एक प्रेम सागर किताब है 1881 ईस्वी की जिसमें कृष्ण भगवान की पूरी प्रेम कथा है और ब्रज भाषा की पहली वो बुक्स है हमारे यहाँ विरगो संहिता जिसमें पूरे विश्व की कुंडली है 1916 ईस्वी में उस किताब को हमारे यहाँ एक अतिथि आए थे और लाल कपड़े में लपेट करके उसे हमारे इस लाइब्रेरी में छोड़ करके गए थे जिसको कि अभी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है और उस पुस्तक में पूरे विश्व के सभी की कुंडली है ओल्ड इंग्लैंड एक ऐसी किताब है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड अभी रेयर बुक्स के अलावा हमारे पास 1,70,000 बुक्स हैं गजट जो कहीं भी नहीं है 1917 से लेकर के 1998 तक की गजट दिल्ली गजट और गजट ऑफ इंडिया जिसमें 8वें सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में मंगवाया जाता है और उस पर फैसला सुनाया जाता है मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि काठियावाड़ एक गांव है जहाँ 70% हिंदू और 30% मुसलमान थे लेकिन पाकिस्तान के लोगों का कहना था कि वहाँ 70% मुसलमान और 30% हिंदू हैं इसलिए ये पाकिस्तान को ये गांव को दे दिया जाए लेकिन इसी लाइब्रेरी से बुक्स ले जा करके जब कोर्ट में केस का फैसला हुआ तो हम केस जीत करके आए और वो एरिया आज भी काठियावाड़ भारत में है तो ऐसे कई सारे हमारी लाइब्रेरी के किताबों का भी प्रिजर्वेशन का काम चल रहा है ऊपर INGC कंपनी के द्वारा तो जो किताब हमारे रेयर बुक्स खराब हो रहे थे उसका काम चल रहा है हमारे पास नॉर्थ में 18 ब्रांच है साउथ में 6 ब्रांच है और उसमें 4 ब्रांच है
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अगुवाई के अंदर दिल्ली और देश के अंदर और विश्व के अंदर हम इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी का जोरदार ताली बजा के डॉक्टर हर्षवर्धन जी का स्वागत है। हमारे देश के अंदर हमारे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी जिनके नेतृत्व में हमने बहुत कुछ काम किया है, ऐसे हमारे सबके प्रिय श्याम यादव जी इनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए। और चांदनी चौक में जिनकी दिल बसता है, जो हमेशा चांदनी चौक से जुड़े रहते हैं, चाहे सांसद थे या नहीं, जब भी हमेशा चांदनी चौक के अनेक विषयों के ऊपर आगे बढ़ने का काम करते हैं। हम सबके प्रिय दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद विजय गोयल जी का जोरदार ताली हम स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हम महत्व ये है कि दिल्ली के अंदर अगर नगर निगम की बात करें, एक समय वो था जब पूरी निगम एक थी, राजनीतिक कारणों से निगम के 3 हिस्से हो गए, प्राइवेटाइजेशन हो गया। यहाँ दिल्ली में एक महापौर हुआ करता था और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर पावर रखता था, लेकिन कांग्रेस की राजनीति के कारण से उसके 3 टुकड़े कर दिए गए। लेकिन ये हरजाल पब्लिक लाइब्रेरी आज इस बात की सूचक है कि आज भी अगर यूनिफाइड नगर निगम कहीं दिखाई देती है तो हरजाल पब्लिक लाइब्रेरी में दिखाई देती है। तो हमारे अन्य 2 निगम के जो महापौर हैं, निर्मल जैन जी जो कि पूर्वी के हैं और अनिमिका जी जो कि दक्षिण के, दोनों पर जोरदार ताली बजाई जाए। हमारे दिल्ली विधानसभा में विधायक पूर्व जिला अध्यक्ष भाई अजय महावर जी, हमारे पूर्व महापौर जिन्होंने पिछले वर्ष 19 जून को जब वो महापौर थे और मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, जब हमने इस कार्य की शुरुआत की थी, यह नारियल फोड़ करके इस कार्य को शुरू कराया था, ऐसे भाई सरदार अवतार सिंह जी, एक बार जोरदार ताली बजा जाए। और इस काम को पूरा कराने में जिन्होंने टीम वर्क में मेरे साथ काम किया, जब मैं महापौर और हमारे स्थायी समिति के अध्यक्ष भाई छैल बिहारी जी और नेता सदन के रूप में योगेश वर्मा जी, जो हमेशा एक हमने संदेश दिया कि निगम में मिलकर काम कैसे किया जा सकता है, तो एक बार दोनों हमारे नेताओं के लिए ताली बजाई जाए। इस क्षेत्र से पार्षद जो हमेशा यहाँ संरक्षक के रूप में काम करते हैं, चाहे सुमन गुप्ता जी थे, चाहे वर्तमान हमारे पार्षद रवि कप्तान जी है, इनका भी जोरदार स्वागत किया जाए। हमारी सुनीता कौशिक जी जो कि यहाँ की सह सचिव है, हमेशा आगे बढ़ के काम करती हैं। हमारे इस हरजाल पब्लिक लाइब्रेरी के और जो हमारे सदस्य हैं, हमारे पूरन चंद जी पीछे बैठे हुए हैं, और हमारे साथी सभी गुप्ता जी और दोस्तों मित्रों साथियों, आज इस महत्वपूर्ण मौके पर मैं सबका स्वागत करता हूं। हमने इस लाइब्रेरी के उद्घाटन का कार्यक्रम 10 अप्रैल का रखा था। 10 अप्रैल को सभी हमारे माननीय जो हमारे अतिथिगण हैं, हमारे लीडरशिप है, उन्होंने हमारे को कहा था कि हम इसका उद्घाटन करेंगे और एक भव्य हमने तैयारी की थी। लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार से स्थिति बनी, हमारी जो सचिव है वो संक्रमित हो गई, इनको ठीक करने में 10 दिन लगे, फिर हमने 20 तारीख की और फिर 20 अप्रैल के बाद जो दिल्ली की स्थिति बनी है, और जिस प्रकार से एक दूसरी लहर के अंदर देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और देश की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो कि हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनकी अगुवाई में जिस प्रकार से देश ने इस कोरोना की लड़ाई को लड़ा है और उसके अंदर नगर निगम ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अगर दिल्ली के अंदर जहां भारत सरकार का मार्गदर्शन है और दिल्ली सरकार इस कोरोना लहर के अंदर कहीं नजर नहीं आई, लेकिन हम दावे से कह सकते हैं कि इस दूसरी लहर के अंदर किसी ने आगे बढ़ के काम किया है तो हमारी नगर निगम है, और उस नगर निगम के अंदर हमारी तीनों निगमों ने अपने अपने स्थान पर अच्छे से काम किया। हमने 3 अस्पताल बनाए, 500 बेड की व्यवस्था की। जिस समय दिल्ली सरकार बेड घटा रही थी, नगर निगम बेड बना रही थी। जिस समय दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की त्राही मच रही थी, ऑक्सीजन कहां से आएगी? मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन, जिस दिन हिंदुरा अस्पताल के अंदर हमने बेड तो बना दिए थे, लेकिन मेरे को जब एमएस का फोन आया कि हमारे पास 2 दिन की ऑक्सीजन रही है और हमारी गाड़ियां हरियाणा में रोक ली गई, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को फोन किया, मेरी उनसे बात हुई, उन्हें तुरंत जब भी हरियाणा के मुख्यमंत्री
MS खट्टर से बात की, मैंने खुद मुख्यमंत्री निवास से बात की, और एक दिन भी दिल्ली नगर निगम के एक भी अस्पताल के अंदर और भारत सरकार के अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। और दिल्ली में जो ये इस समय सरकार चल रही है, वो कभी कह रही थी हम बेड देंगे, बेड नहीं दिया, कभी कहते वेंटिलेटर देंगे, वो नहीं दिया, कभी कहते घर घर ऑक्सीजन पहुंचा देंगे, वो नहीं पहुंचाई। हर चीज में फेलियर वो सरकार थी, लेकिन नगर निगम ने अच्छे से काम किया। 3 अस्पताल हमने बनाए, बड़े बड़े काम कई 21 बड़े स्टेप हमने उठाए। लेकिन क्योंकि आज हरजाल पब्लिक लाइब्रेरी का कार्यक्रम है, उन विषयों को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब कोई मौका मिलेगा। इस हरजाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी को रिस्टोर करने के लिए, दोबारा से इसका पुनर्निर्माण हो, उसका नवीनीकरण हो, इसके लिए 3 करोड़ की राशि हमारे को उपलब्ध कराई गई। उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी का महत्वपूर्ण रोल था। अगर वो पैसे हमें नहीं मिलते और इसका नवीनीकरण का कार्यक्रम नहीं शुरू होता तो कैसे हम आगे बढ़ते। आज 1,98,00,000 की लागत से इस लाइब्रेरी को अगर हम 6 महीने पहले आके देखते तो ऐसा लगता हम किसी जंजाल को जंतर मंतर में आ गए। लेकिन आज जब यहाँ पर आते तो ऐसा लगता है इस देश के अंदर जो धरोहर के रूप में हमारी पुस्तकें 1,80,000 बुक्स, जिनको पढ़ करके हम सबका ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। 8,000 वो पुस्तकें जो रेयर है, जो पूरे विश्व के अंदर कहीं कहीं मिलती हैं, जिसको पाने के लिए कई कई पुस्तकों के लिए तो पत्र हमारे को इतना ऊपर से आते हैं कि हमारे को एक पुस्तक उपलब्ध करा दो। उनका महत्व कितना है। वो पुस्तक जो हमारे भविष्य को आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, सारा बता सकती है, वो यहाँ उपलब्ध है। पांडुरूपी के रूप में यहाँ पुस्तकें उपलब्ध हैं। उनको सहयोग देने का काम जो हमारी टीम ने किया, इंटेक का उसमें सहयोग मिला है, हमारे जो यहाँ की टीम थी उसका सहयोग मिला है, नगर निगम के अधिकारियों का जो सहयोग मिला है, और हरजाल पब्लिक लाइब्रेरी के जितने हमारे कर्मचारी हैं, उन सबने जितनी मेहनत से इसको पूरा करने में काम किया है, वो सब बधाई के पात्र है। एक बार उन सबके लिए ताली बजाइए। दोस्तों, हरजाल म्युनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी कोई आम लाइब्रेरी नहीं है। इसको सहयोग के रखने का, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है। आज ये जो इतना बड़ा काम हुआ है, आने वाले समय में जो हमारी पुस्तें आएंगी, जो हमारे भविष्य के बच्चे आएंगे, जो वो यहाँ आकर के देखेंगे तो वो याद करेंगे कि इसका 100 वर्ष के बाद अगर किसी ने पुनर्निर्माण करवाया तो वो भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम ने करवाया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कराया। इसका अर्थ है कि हम अपनी संस्कृति से, अपने पुरानी परंपराओं से कितने जुड़े हुए हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी अगर कहते हैं, वो कहते हैं कि देश का पुनर्निर्माण तो करना है, लेकिन पुरानी परंपराएं, पुरानी मान्यताएं, पुरानी संस्कृति को नहीं छोड़ना। तो ये हरजाल पब्लिक लाइब्रेरी हमारे को हमारी पुरानी मान्यताएं, संस्कृति और हमारी रीति को याद दिलाती है। इसकी जो पुस्तकें है वो हमारे अंदर संस्कार भरने का काम करती है। आने वाले समय में इन पुस्तकों का हमारी आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलेगा और हम सब मिलकर के ऐसे ही दिल्ली को आगे बढ़ाने के अंदर एक सच्चे सेवक के रूप में काम करें। और जिस प्रकार से नगर निगम ने पिछले 4 वर्ष से दिल्ली की सरकार से लड़ते हुए, जूझते हुए, बगैर पैसे के दिल्ली में काम करके दिखाया है, लोगों की सेवा की है, उसके लिए मैं पूरे नगर निगम के जो 2 लाख कर्मचारी हैं तीनों निगमों के, जो हमारे सभी पार्षद हैं, जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जिनके नेतृत्व में हमने काम करना सीखा है, ये सब उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन है। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ और ऐसे ही मिलजुल करके टीम वर्क में काम करना सीखे। हमारी पार्टी ने एक ही बात सिखाई है और वो सिखाने वाले और कोई नहीं, हमारे जो नेतृत्व बैठा इन्होंने सिखाया। इन्होंने कहा जब आपको नेतृत्व करने का मौका मिले तो मजबूती से काम करो और जब कभी सहयोग करने का मौका मिले तो अच्छे से सहयोग करो। अभी महापौर के रूप में हम नेतृत्व कर रहे हैं। 16 तारीख के बाद जो लोग आएंगे उनका सहयोग भी हम उसी भावना से करेंगे। नगर निगम का हित हो, पब्लिक का हित हो, दिल्ली का हित हो, जनता का हित हो और भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य से चल रही है उस उद्देश्य को पूरा करने में हम सफल हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। केंद्रीय आरोग्य मंत्री दिल्ली के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन जी, विजय गोयल जी, जयप्रकाश जी, रेखा सिन्हा जी, जिनके नेतृत्व में यह सब नूतनीकरण का काम हुआ है, रवि कप्तान जी, छैल बिहारी जी, अनामिका जी, निर्मल जी, अजय महावर जी विधायक, योगेश वर्मा जी, अवतार जी, सुनीता कौशिक जी, मोहन गोयल जी, सुमन गुप्ता जी, ब्रजेश राय जी, भाई और बहनों,
लाइब्रेरी का नूतनीकरण, लाइब्रेरी का महत्व, ये यहाँ जो ऑडियंस है उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। जयप्रकाश जी ने उसको वर्णन किया है, रेखा जी ने जो दिया है, काठियावाड़ गांव हिंदुस्तान में रहेगा कि पाकिस्तान, तो जो डॉक्यूमेंट काम आता है वो इस लाइब्रेरी में रखा हुआ डॉक्यूमेंट आता है। आज देश का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे तो गुजरात में उन्होंने बाचे गुजरात की मूवमेंट शुरू की थी। हमारे पिताजी और बुजुर्गों के जमाने में पढ़ने लिखने की जो आदत थी वो हमारी जनरेशन में कम हुई और हमारे बेटों के और अगली जनरेशन में और भी कम है। डिजिटल माध्यम भी पहुंच रहा है लोगों के पास, तो भी इस प्रकार के लाइब्रेरीज का महत्व कम नहीं है। इसलिए मोदी जी ने हर शुक्रवार को आधा घंटा सरकारी कामकाज बंद करके लोगों को, व्यापारियों को, सब लोगों को अपील करके आधा घंटा सब काम बंद करेंगे, अपनी अपनी जगह पे कोई ना कोई किताब लेके पढ़ेंगे। और मोदी जी को जब पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ते पूरे गुजरात में देखा था तो वर्ल्ड की न्यूज बनी थी कि एक इस प्रकार की भी मूवमेंट होती है, जो बाचेगा वो बचेगा। इस अर्थ की एक मराठी फ्रेज है, वाचाल तर वाचाल, जो पढ़ेगा वो बचेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइब्रेरीज का आने वाले दिनों में महत्व है। हमारे भारतीय जनता पार्टी शासित जो कॉर्पोरेशन है, एमसीडी है, एमसीडी ने ये काम मन पर लेकर, प्रायोरिटी से लेकर जो किया है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। इससे ज्यादा बोलने का ये वक्त नहीं है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबके बोलने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर साहब हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। संपादक शैलेश सृष्टि जी हैं, जो बहुत ही सुंदर रूप से इसका संपादकीय किए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो किया जाए। मैं एक चीज अनुरोध भी करना चाहती हूँ लाइब्रेरी की तरफ से कि आप यहाँ से सांसद भी हैं और लाइब्रेरी में कुछ छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरतें हैं, मैं आपसे मांग सकती हूँ और आपसे अनुरोध भी करती हूँ कि उस समस्याओं को लेकर के मैं आपके पास आऊँगी, पूरा फाइल बना करके। ज़्यादा जरूरत नहीं, कुछ फर्नीचर्स वगैरह की और कुछ ऐसे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए आपसे अनुरोध करूँगी कि आप जरूर हमें प्रदान करेंगे और आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से शोभा प्रदान कर रहे हमारे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम काजू जी। भारत की संसद में अभी पिछले वर्ष तक मेरे सहयोगी रहे विजय गोयल जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली नगर निगम के मेयर, इस क्षेत्र के जयप्रकाश जी, हमारे दिल्ली के बाकी दोनों मेयर्स निर्मल जैन जी, अनामिका जी, इस कार्यक्रम की भी और इस लाइब्रेरी के इस नए स्वरूप को देश और राजधानी के सामने प्रस्तुत करने के लिए उसकी प्रमुख सूत्रधार रेखा सिन्हा जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी हमारे कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे साथी पार्टी के छैल बिहारी जी, योगेश वर्मा जी, पूर्व मेयर अवतार जी, इस क्षेत्र के कॉरपोरेटर रवि कप्तान जी, हमारे दिल्ली के ही विधायक अजय महौर जी, हमारे संगठन के अध्यक्ष पूरे ज़िले के मोहन गोयल जी, और इस क्षेत्र के भी हमारे पार्षद रहे हैं, ज़िले के भी अध्यक्ष रहे हैं,
पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं और शायद वर्षों से निस्वार्थ सेवा जो निगम बोध घाट जैसे स्थान पर कर रहे हैं, जिनके ऊपर गर्व होता है। यहाँ से सेक्रेटरी भी रहे। और यहाँ पर भी इस लाइब्रेरी के साथ भी जो है इस जिम्मेदारी के अंदर भी रहे हैं हमेशा। अभी भी है ना? अभी मैं अभी तो आप है ना, तो आपने, मैं तो ठीक ही बोल रहा था, आपने जो है गड़बड़ किया, मुझे तो पता ही है कि पहले थे। और सुनीता कौशिक जी हैं, हमारे पड़ोस के क्षेत्र से आई हैं, ब्रजेश राय जी, और भी सब प्रमुख लोग हैं यहाँ पर। और विशेषकर जो बताया गया कि इस हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी के जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, जिन्होंने विशेष रूप से, उनके सबके नाम भी यहाँ लिए गए। कई सारे हमारे प्रमुख इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक भी हैं और मीडिया के भी यहाँ पर साथी उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रेखा सिन्हा जी का मैं विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि वो लगातार पिछले शायद 1 वर्ष से ज़्यादा मुझे लगता हो 3 गया वर्ष हो गया। नहीं, लेकिन मुझे जो है जहाँ तक स्मरण है कि पूरे कोविड के काल में वो इस बात के लिए आग्रह करती रही कि इस कार्यक्रम को आकर मैं संपन्न कराऊं। यद्यपि यहाँ इस लाइब्रेरी में थोड़े समय पहले मैं शोभा विजेंद्र जी के समय पे भी यहाँ पर आया था। एक बड़ा यहाँ पर साहित्यकारों का और देशभक्तों का कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी मैं आया था। और लेकिन कोविड के कारण भी, और जो कोविड में कहीं पर भी कार्यक्रम करने के अंदर जो एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, और रिस्क से भी ज़्यादा बड़ी बात होती है कि उसके कारण जो गलत मैसेज कभी कभी जब समाज में जाता है और उसको देखकर हमारे जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को गलत एक प्रकार से कार्यक्रम करने के लिए प्रेरणा मिल जाती है, उस वजह से मैंने ये कार्यक्रम में आने के लिए कभी पहले स्वीकृति नहीं दी थी। अभी भी उन्होंने मुझे बहुत आग्रह किया और कहा कि केवल इतने लोग होंगे, ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग होगी, जो कि मैंने देखा कि यहाँ नहीं है। और इसके कारण जो है मैंने स्वीकृति भी दी। ऐसा नहीं कि मैं आपकी तरह से यहाँ आने के लिए मन नहीं रखता हूँ, हृदय नहीं रखता हूँ, या इस काम से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन एक अभी जो कोविड काल में शायद हम सब के लिए, देशवासियों के लिए, पूरे दुनिया के लोगों के लिए जो सबसे बड़ा मूल मंत्र हो गया है, जो सबसे बड़ी एक प्रकार से हमारे लिए, जो हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए जो सबसे बड़ा कवच है, वो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। और हम सब जानते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। शायद इस मामले में कोविड का जो वायरस है, उसने सबसे सिंपलेस्ट इलाज का तरीका दिया है। और आपने देखा है कि शायद 1.5 साल में आपने डॉक्टर हर्षवर्धन के नाक से मास्क को नीचे आते हुए नहीं देखा होगा। और अधिकांश समय घर पर भी मैं अपने मास्क को इसलिए लगाकर जाता हूँ वापस, और घर में भी ज़्यादातर समय इसलिए लगाता हूँ कि बाहर इतने सारे लोगों से एक्सपोजर होता है, लेकिन बाहर मैं 1 सेकंड के लिए भी मास्क को नहीं नीचे करता हूँ, अपनी रक्षा के लिए भी, और मेरे कारण दूसरों की भी रक्षा सुनिश्चित हो, और इसके साथ साथ समाज के लोगों को सही इस मास्क के महत्व के बारे में सही संदेश लगातार मिले कि मास्क को ठीक से हर समय पर पहनना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, और भीड़ भड़क्के से बचना, और अपने हाथ को साबुन से धोते रहना। ये चारों में से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत कठिन हो। और हम सब जानते हैं कि अभी दिल्ली में हमने काफ़ी दिन तक लॉकडाउन के बाद ये ओपन अप हुआ है। अभी मैं देख रहा था कि एक दुकान बंद है, एक दुकान खुली है, एक दुकान बंद है, एक दुकान खुली है, यानी धीरे धीरे प्रिकॉशंस लेते हुए हम जो है अनलॉक भी कर रहे हैं।
तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मेरी तरफ से आपको बधाई के साथ साथ सबसे बड़ा संदेश ये है कि भाई भले ही अनलॉक हो गया है, एक्टिविटी शुरू हो गई है, घर से बाहर निकलने की थोड़ी छूट हो गई है, मेट्रो में कहा जाता है कि आधी सवारियां जाएंगी, सड़क के ऊपर आधी दुकानें खुलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी सावधानियों को छोड़ दें, सारी सावधानियों को भूल जाएं। और शायद हमारे जो फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में जो दुर्घटना हुई उसका बहुत बड़ा कारण जो है समाज के लोगों के द्वारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गंभीरता से ना लेना था। नया स्ट्रेन जो तेज़ी से ट्रांसमिशन जिसका होता था वो भी एक उसका अंश है कारण का, लेकिन बड़ा कारण जो है उसके लिए हम सब लोग आपस में जो फंक्शंस करना शुरू कर दिया, शादियां करनी शुरू कर दी, तरह तरह की एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी, और मास्क को भी हमने अपने नाक से नीचे हटाकर गले पर लटका लिया, जेब में रख लिया या घर पर ही छोड़ दिया। ये शायद बड़े कारण थे। इसलिए अभी जब इतनी बड़ी पीक के बाद लगातार काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि 1 लाख से कम केसेस हो गए हैं, लेकिन हमें ये 1 लाख से कम हो गए इसके ऊपर भी संतुष्ट इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये पीक भी जो है पिछले साल की पीक से के बराबर अभी हम पहुँचे हैं। यानी अभी भी आज भी शायद 24 घंटे में 85,000 केसेस आए हैं। इसका मतलब कि कोविड जो है उसका जो ट्रांसमिशन है वो हमारे देश में कोई समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से इतनी ऊंचाई तक जाके नीचे आ रहा है, ये हम सब के लिए राहत की खबर है। लेकिन इसको मेंटेन करना और इसको बिल्कुल नीचे तक पहुंचाना, इसके लिए सारे देश में, सारे समाज में, हमारी दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली वासियों ने देखा है कि 1 नहीं 2 नहीं, जैसा दिल्ली के जो हमारे सरकार में नेतागण कहते हैं कि 1 2 3 4 वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है बीच बीच में आई है वेव। सर आप जानते हैं कि जब भी दिल्ली में स्थिति जो है कंट्रोल से बाहर हुई, किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, हमारे को और हम सब के साथ हमारी भारत सरकार के सभी विभागों को कैसे इंटरवीन करना पड़ा और उसके बाद जो है स्थिति को काबू करना पड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद भी आने वाले समय के लिए हमारे लिए प्रिकॉशंस लेना बहुत आवश्यक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भी हम इसी प्रकार का एक संकल्प लेकर जाएंगे। ये तो हमारा काम मोटे तौर पर संपन्न हो गया। हरदयाल जी के बारे में तो बहुत विस्तार से रेखा जी ने भी बताया, जयप्रकाश जी ने भी बताया। इस लाइब्रेरी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी बताया। 1862 में समझता हूँ कि उस ज़माने से 1862 से हिस्ट्री प्रारंभ होती है, और चांदनी चौक के लोगों के लिए और चांदनी चौक के सांसद के रूप में मेरे लिए ये गर्व की बात है कि हरदयाल जी जो है वो हमारे चांदनी चौक के थे। और ये वो स्थान है जहाँ एक ज़माने में जो अंग्रेज़ लोग लंबी लंबी यात्राएं जो है करके आते थे, और कई महीनों की यात्रा में उनको किताबें पढ़ने का शौक़ होता था, किताबें पढ़ते थे, और फिर वो आखिर में आके यहाँ अपनी किताबों को, बहुत सारे किताबों को यहाँ छोड़ देते थे। मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो इस दिल्ली अर्बन हेरिटेज जो हमारी मिशन है उसने भी जो सपोर्ट किया है, और इसके हेरिटेज को, हरदयाल जी की पवित्र स्मृति को जो एक प्रकार से जागृत करके रखा है, अक्षुण्ण करा है। और शायद जो भी लोग लाइब्रेरी में आएंगे, हमारे यंग बच्चे या दूसरे जो रीडिंग लवर्स हैं, नॉलेज के लिए, जिनके अंदर नॉलेज प्राप्त करने के लिए एक असाधारण भूख है, वो लोग जब आएंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हरदयाल जी के जो जीवन के जो प्रेरक प्रसंग हैं, प्रेरक उनकी जो यादें हैं, उनसे वो निश्चित रूप से प्रेरणा लेंगे। अभी मैं ये देख रहा था कि जो इस लाइब्रेरी के बारे में बताया गया कि इस लाइब्रेरी के अंदर जो है ये 1677 के हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, इस पुस्तक में
पूरे संसार के नक्शे हैं। यानी इतनी पुरानी, ऐसा नहीं कि नक्शे तो आज हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में वो सारे चीज़ें डिजिटल उपलब्ध कराता है देश के लिए, लेकिन जो हिस्ट्री होती है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है, उसका एक अपना महत्व होता है। और 1677 के अंदर जो है, जो दुनिया के अंदर क्या स्थिति थी, किस प्रकार से उस प्रकार के नक्शे, फिर ये भी हम लोगों को बड़ी एक प्रकार से प्रेरणा देता है, सात्विक प्रेरणा देता है विषय कि भागवत महापुराण जो है वो 1800 सन में हस्तलिखित, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। ये भी अपने आप में इस लाइब्रेरी के इतिहास को बहुत मैं समझता हूँ कि गरिमा प्रदान करती है। अब भृगु संहिता के बारे में हम सब ने सुना है और हम लोग सब जानते हैं कि उसके लिए कहीं पंजाब में और कहाँ कहाँ साधारणतः जाया जाता है, लेकिन हमें भी ज्ञान नहीं था इस बात का कि भृगु संहिता जो है इसमें जिसमें कि सभी व्यक्तियों का भविष्य, उसके बारे में जानकारी इत्यादि उपलब्ध रहती है, वो कुंडलियों के अनुसार यहाँ पर जो है दी गई है और यहाँ पर उपलब्ध है। ये भी अपने आप में शायद देश में कम लोगों को जानकारी होगी इस बारे में कि यहाँ पर हमारे पास वो सारी चीज़ें। फिर इसके अंदर महाभारत को फारसी में लिखा गया है और जो हमारे सम्राट अकबर थे उनके 9 रत्नों में से एक अबुल फजल जो है उसके द्वारा जो है लिखी गई महाभारत, वो यहाँ पर उपलब्ध है। यानी बहुत ही एक प्रकार से ऐतिहासिक भी और गरिमापूर्ण इसके अंदर जो है इतिहास है, और जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें जिनसे हम सबको सुनने से ही एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है उससे। और फिर ये जो कुरान मजीद साहब की तरफ से 1928 में जो कुरान को हिंदी में लिखा गया, ये यहाँ पर उपलब्ध है। प्रेम सागर जी के द्वारा 1881 में ब्रिज भाषा में लिखी गई जो पहली पुस्तक है, ये भी यहाँ पर उपलब्ध है। और मैं समझता हूँ कि ये कई लाख पुस्तकें और फिर बहुत सारी जो बताया गया कि उनको डिजिटल के अंदर भी कन्वर्ट किया गया, क्योंकि समय के साथ जो समय की आवश्यकता है और जो आज हमारी यंगर जनरेशन है और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है। मुझे याद है कि 2014 के अंदर जो है, जो पहले 2-3 जो उनके कैबिनेट नोट्स थे उसमें डिजिटल इंडिया का कैबिनेट नोट था। उस समय हम लोगों को डिजिटल इंडिया जो है वो एक प्रकार से स्वप्न जैसा लगता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि हर चीज़ के अंदर जो डिजिटल एक्टिविटी है, एक साधारण से साधारण शायद फॉर्मली एजुकेटेड व्यक्ति ना भी हो, कोई एजुकेशन नहीं है, वो भी उसके भी टेलीफोन में सारी जो जानकारियाँ उपलब्ध हो गई हैं और वो डिजिटल अपनी एक्टिविटी सारी की सारी कर लेता है। हर पंचायत तक जो है वो एक प्रकार से जो ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंच गई है। दूर दराज के गांव में भी बच्चा जो है उसको एक्सेस है, वो फ़ोन में अपनी कोई एजुकेशन को सुदृढ़ करना चाहता है वो कर सकता है, दुनिया की बड़े से बड़े स्थान से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है। इतना बड़ा आज आप देख रहे हैं कि आज पूरे भारत में जिसमें 135-140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, वहाँ पर एक कोविन प्लेटफॉर्म से, आज कोविन प्लेटफॉर्म जो कि वैक्सीनेशन के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इतना सीमलेस किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने खुद भी स्वयं सबने कल्पना की है कि यानी सारे देश का लाइव डाटा इस समय पे भी कहाँ पर पूरे देश में किसी भी दूर दराज के क्षेत्र में भी किसको वैक्सीनेशन लग रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम हुआ है, या क्या उसकी पहली डोज है, क्या उसकी दूसरी डोज कब ड्यू है, क्या उसका सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें हम लोग लाइव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उस डाटा को हम लोग हमारे पास एक्सेस रहता है। और सारी चीज़ों का जनता के लिए भी पूरे देश में कहीं पर भी आप वैक्सीनेशन कराने के लिए अपने आप को बुक कर सकते हैं। यानी ये सारे कुछ जो है जो डिजिटल, और आज जो हमारा जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है जिसमें कि सारा जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, हेल्थ का इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, पूरे देश की हेल्थ फैसिलिटीज़ का डाटा है पूरे देश के अंदर, तो इसके लिए भी सारी तैयारी जो कि हमारी अभी आधा दर्जन यूनियन टेरिटरीज से काम शुरू हुआ था
बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो सारे देश के अंदर भी एक्सपेंड करने की भी जो है वो शुरुआत जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगी। जो पिछले साल उन्होंने 15 अगस्त को घोषणा की थी, वो हमने पहले थोड़े, यानी जो मैंने कहा कि डिजिटल जो वर्ड है, डिजिटल इंडिया का जो मिशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन है ट्रांसपेरेंसी देने के लिए। आज जो है इस देश में अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज की व्यवस्था या उनको पैसा जो है ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था है, तो एक बटन दबाते ही आपने देखा कि सारे देश के अंदर जो है लोगों के पास बैंक में उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। आपने देखा पिछले दिनों 10 करोड़ जो है किसानों के, एक बटन प्रधानमंत्री जी ने दबाया, 10 करोड़ किसानों के खाते के अंदर जो पैसा चला गया। यानी सीमलेस तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिना किसी भी प्रकार के दूर तक किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की कोई संभावना ना हो। ये वही देश है जहाँ एक प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया चलता है दिल्ली से तो शायद 15 पैसा ही पहुँचता है, लेकिन आज जो है सब लोगों को इस बात का गर्व है नरेंद्र मोदी जी पर कि 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो उसके खाते में 100 रुपया जो है पहुंच जाता है, और ऐसे खाते में पहुंच जाता है जो खाता उसका कभी एग्जिस्ट नहीं करता था 2014 से पहले। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अपने पहले भाषण में घोषणा की थी लाल किले पे, हम सब ने उस चीज़ को देखा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आज वो सारी चीज़ों की मैं चर्चा नहीं करूँगा। हमारी जो कॉरपोरेशन है, यहाँ मुझे खुशी है कि तीनों कॉरपोरेशन के हमारे यहाँ मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, हाउस के लीडर यहाँ पर बैठे हैं, हमारे कॉरपोरेटर हैं, हमारे इस अवसर पर हमारे सीनियर जो है पुराने जो साथी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, श्याम जाजू जी और विजय गोयल जी और सुमन गुप्ता जी, सभी की उपस्थिति में हम सब लोग ये मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत मेहनत से कॉरपोरेशन में हमारे सभी साथियों ने यहाँ पर जो है लगातार जो है दिल्ली में काम किया है, और विशेषकर मैंने देखा कि कोविड के अंदर कोविड के मरीज़ों की सेवा के लिए, इसी के तरीके से वैक्सीनेशन के काम को सफलतापूर्वक करने के लिए, और केवल सुबह से शाम तक टेलीविज़न पर पब्लिसिटी नहीं की है, टेलीविज़न पर एडवर्टीज़मेंट नहीं दिया है, टेलीविज़न पर केवल बयानबाजी नहीं की है, ज़मीन के ऊपर जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी कॉरपोरेशन के सभी कॉरपोरेटर्स ने, सभी लोगों ने काम किया है। हमारे पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने सेवा के अनेकों प्रकल्प 2020 में भी, और अभी जब इतना बड़ा बीच में एक सेकंड वेव आई, एकदम सडन केसेस में स्पाइक हुआ, उस समय भी जब और भी ज़्यादा खतरा था कि ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो रहा था, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, यानी पोलिंग बूथ के ऊपर जो है, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ जो ग्रास रूट लेवल पे जो सबसे छोटी हमारी यूनिट होती है, उसको भी जो है कोरोना मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया। ये अपने आप में इसके लिए जज्बा चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, और रिस्क जो है लेने की जो है एक प्रकार से हिम्मत चाहिए, क्योंकि कोविड ने, हमने देखा है कि कोविड के कारण कितने सारे लोगों के प्राण भी चले गए। शायद हर एक व्यक्ति जो हम में से है, कोई ना कोई उसका परिचित ज़रूर मित्र होगा, रिश्तेदार होगा, जानकार होगा, पड़ोसी होगा, कोई ना कोई ज़रूर हमारे संज्ञान में है जिसका हमारे को पर्सनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा कष्ट है। और एक डॉक्टर होने के नाते मुझे तो इस बात का भी आभास है कि कितने हमारे कोरोना वॉरियर्स, जो हमारे डॉक्टर, नर्सेज और दूसरे लोग, जिन्होंने बेचारों ने हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को खतरे में डालकर हमारे प्राणों की रक्षा की, वो भी अपने बहुत सारे जो है हमारे साथी, उन्होंने भी प्राण गंवाए। तो ऐसे अवसर उन सब लोगों की पवित्र स्मृति को भी नमन करने के हैं, लेकिन उनका जो सेक्रीफाइस है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और हम सब का ये कर्तव्य है कि बीमारी को हम काबू करने में हमारा जो योगदान हो सकता है उसको किसी भी प्रकार से कम ना होने दें, हमारी तरफ से सावधानी भी, और जो जानकारियाँ ठीक प्रकार से देना, जानकारियों के ऊपर लोगों से पालन कराना, उसके लिए जन आंदोलन बनाना। और आज जब हमारे पास
इस सुरक्षा कवच के साथ साथ दूसरा एक वैक्सीनेशन का सुरक्षा कवच भी साथ में जुड़ गया है। तो अधिक से अधिक लोगों को समाज में वैक्सीनेशन कराना। और अब आप जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने तो शुरुआत ही इस बात से की थी कि सारे देश के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके नेतृत्व में वैक्सीन खरीद के हम सारे देश के लिए उपलब्ध कराते थे। और प्रायोरिटी के हिसाब से लोगों को, जो लोग सबसे ज़्यादा खतरे का सामना करते थे, जिनको सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी थी, उनको पहले वैक्सीनेशन दिया गया। और धीरे धीरे करके अब आप देख रहे हैं कि 18 साल से लेकर ऊपर के सारे लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो अब हमारा, और इसके साथ साथ जो वैक्सीन की जो उपलब्धता है, अभी धीरे धीरे आप देखेंगे कि इवन इस महीने के अंदर ही, जून के महीने में ही, मई के महीने के मुकाबले आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई उपलब्धता होगी वैक्सीन की जब आप महीने का अंत आएगा। और ये लगातार हर महीने जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसके साथ साथ हमारा सबका भी ये कर्तव्य है कि अपने अड़ोस में, पड़ोस में, सब जगह पर जहाँ भी हमको ये ध्यान में आता है कि अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के लिए, अपनी बुकिंग करने के लिए, इसके लिए हम लोग प्रेरित करें, उसमें सहयोग करें। किसी को कोई कारण से वैक्सीन हेजिटेंसी है तो उनको हम सही सलाह दें, उनको बताएं कि वैक्सीन आपके प्राण की रक्षा के लिए है। आपके प्राण की रक्षा का ये आज इस मास्क के बाद सबसे पोटेंट हथियार है। मैं तो इसको सबसे पोटेंट हथियार इसलिए मानता हूँ कि ये तो मतलब सबसे आसान है इसका पालन करना। और वैक्सीन के लिए तो आपको शायद जाना पड़ेगा, लेकिन ये और वैक्सीन दोनों चीज़ें जो है मिलकर ये हमको बहुत बड़ी सुरक्षा दे सकती हैं। और जब सारे समाज की सुरक्षा सुदृढ़ होगी तो देश की सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी और कोविड जैसी बीमारी से भी हम सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। रेखा जी, आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे स्वर्गीय हरदयाल जी की पवित्र स्मृति को भी इस अवसर पर नमन करता हूँ। अगर उनके कोई परिवार के लोग आज यहाँ हों या कहीं पर भी हों तो हमें लगता है कि उनको भी जो है जाकर जो है अगर आप हमारा नमन कन्वे करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की। 150 लोगों में सब चलो मैं बात करता हूँ। चलो ठीक। नहीं अभी और भी यहाँ पर वो अंदर ले आने गया था मैंने। बड़ा डर लगता है यार लोगों को फटाफट यहाँ से भेजो, तो कोई बीमार हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत लाइटली मतलब कोविड को बता रहे हैं। अच्छा तो बहुत बहुत अभी